नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। हर चुनाव में जब हम ये सोचते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये भाषा के नीचे गिरने की पराकाष्ठा है। तो हर नए चुनाव में पीएम मोदी एक नया ऐसा बयान दे डालते हैं जो दिखाता है कि ये तो पुराने वाले से भी घटिया है। और ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल झारखंड चुनाव के प्रचार में कल पीएम मोदी ने किया, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। पीएम मोदी ने झारखंड में रोटी और बेटी वाला बयान दिया। उसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। लोग कहने को मजबूर हैं कि जिसकी बेटी नहीं होती वही ऐसा बयान दे सकता है। हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसी तरह के लगातार ट्वीट्स किए जा रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर ये कहा भी जा रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की निचले स्तर की बयानबाजी हर बार चुनाव में कैसे कर सकते हैं, जब लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो सबसे ज्यादा घटिया बयान है, अब इससे नीचे तो नहीं गिर सकेंगे, लेकिन अगले चुनाव में फिर वही दोहराया जाता है। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के फैसले को कैसे पलट दिया है और मदरसा एक्ट को लेकर क्या बड़ा फैसला दिया है और कैसे भाजपा सरकार को, भाजपा की योगी सरकार को कैसे झटका दिया है, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं पीएम मोदी का बयान सुनवाना चाहूंगी क्योंकि वायरल तो बहुत है, कई लोगों ने सुन भी लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए। कि रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। तो ये बयान है प्रधानमंत्री मोदी का और मैं अपने इंट्रो में सवाल तो कर ही चुकी हूँ, तो सर बताइए। जय संविधान। देखिए निधि, ये ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? वो है क्या? वो कह रहे हैं कि वो रोटी भी छीन लेंगे और बेटी भी छीन लेंगे। वो कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह है या कर्नाटका में आपके सहयोगी प्रोज्वल रमन्ना वो है? कौन है वो उन्नाव के सिंगर साहब हैं? वो हैं हाथरस के जिन समाज के लोगों ने दलित बेटी को पहले रेप किया और उसके बाद पुलिस ने रात को 12 बजे उसको मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया? वो है? वो कौन है? वो ये तो स्पष्ट करें माननीय मोदी जी, वो कौन है? अच्छा, ये अगर वो हैं, अगर आपके सहयोगी हैं और जो खुलेआम इस तरह की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के जो आईआईटी के एक बिटिया के साथ जो 3 गुंडों ने, जो बीजेपी के और आपके संगठन के गुंडे थे, ये आप उनका संदर्भ ले रहे हैं? आप किसका संदर्भ ले रहे हैं? और उन पे आपने कोई कार्रवाई नहीं की, वो आराम से अपना घूम रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई परेशानी नहीं हुई, उनका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है। उनका खास आदमी संजय सिंह जो है वो आपके रेसलिंग फेडरेशन का चेयरमैन बना हुआ है। ये वो कौन है? किसकी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, ये घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। और एक वो है आसाम के जो बिस्किट राहुल गांधी ने नहीं खिलाया था। मैं तो राहुल गांधी की दूरदर्शिता को प्रणाम करता हूं। मेरे ख्याल से तो उन्हें खिला देना चाहिए था बिस्किट, लेकिन बाद में पता चला वो था पेडिग्री जो होता है कुत्तों को खिलाने वाला बिस्किट था। अब कोई खाना चाहे तो उसको खिला देना चाहिए था। देखिए, मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं, मैं अभद्रता नहीं कर रहा हूं। जिस प्रकार की अभद्रता हेमंतो विश्व सरनायक की है खुलेआम, जिस तरह की अभद्रता और बेहूदगी गिरिराज सिंह ने की है, जिस प्रकार की बेहूदगी कनाडा के अंदर हो रही है, वहां पे मंदिर को भीड़ इकट्ठा करके बटेंगे कटेंगे,
अभी तक तो मुसलमानों से लड़ाई लड़ रहे थे, क्रिश्चियनों से लड़ाई लड़ रहे थे, आदिवासियों दलितों से लड़ाई लड़ रहे थे, अब तो सिखों से लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भैया, सिख हिंदुओं के बीच में क्यों दरार पैदा कर रहे हो? हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू दलित, हिंदू आदिवासी, अरे ये सब अगर यहां पे दलित भी हिंदू हैं, आदिवासी भी हिंदू हैं, पेरियार को मानने वाले भी हिंदू हैं, अंबेडकर साहब को मानने वाले भी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, और सिख भी हिंदू धर्म से निकले हैं, जैनी भी हिंदू धर्म से निकले हैं। किन किन से लड़ोगे? कहां कहां हिंदू धर्म की भद्द पिटवाओगे तुम? अब कनाडा के अंदर हिंदू सिख की लड़ाई करा दिया, अब अमेरिका के अंदर भी यही होगा। अच्छा, ये अभी तक हमारी छवि जो बनी थी, अमेरिका कनाडा कहेंगे कि भाई ये बड़े उपद्रवी लोग हैं, ये हिंदू बवाल मचा देते हैं, हर जगह इनकी गुंडागर्दी फैलती है। तो हम जब विदेश जाएंगे, जो सम्मान हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मिलता था, वो कैसे मिलेगा? तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया है, और चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है। चुनाव आयोग पे मैं क्या कहूं, मतलब इतना ज्यादा अयोग्य चुनाव आयोग है, दूसरा शब्द मैं उपयोग में नहीं लाना चाह सकता, फिर वो कहेंगे कि साहब वो अनपार्लियामेंट्री है। प्रधानमंत्री खुलेआम देश को तोड़ रहा है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री देश को तोड़ रहा है, और चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है। आपको याद होगा, बाला साहब ठाकरे, मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, पूरा महाराष्ट्र खड़ा हो जाएगा, आग लग जाएगी। उन बाला साहब ठाकरे का वोट देने का अधिकार चुनाव आयोग ने छीन लिया था, क्योंकि अगर कानून सम्मत काम होगा, अगर आप देश के संविधान के खिलाफ कोई काम करेंगे, देश के लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। और बिल्कुल कोर्ट भी चुप बैठे हुए हैं, बिल्कुल कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे। बंगाल के अंदर कोई रेप हो जाएगा, उसका संज्ञान ले लेंगे, मर्डर हो जाएगा, संज्ञान ले लेंगे। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में होगा, संज्ञान नहीं लेंगे। ये तानाशाही इस देश के अंदर संविधान के पतन और खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है। ये मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, समझ जाओ, बहुत देर हो जाएगी, और इतनी देर हो जाएगी उसके बाद संभालना मुश्किल हो जाएगा। झारखंड के अंदर तुमने एक आदिवासी नेता को जबरदस्ती 6 महीने बिना किसी आधार के जेल में रखा और उसको इतना बदनाम किया। फिर एक वो चंपई सोरेन साहब हैं, जिनको चीफ मिनिस्टर बना दिया उन्होंने, हेमंत सोरेन ने, और आज उनकी यह हालत है, उनकी जमानत ना जब्त हो जाए कहीं। तो झारखंड के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर तो स्थिति है वो आप देख ही रहे। एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके परिवार के 2 सदस्य महायुति से चुनाव लड़ रहे हैं। कौन है वो व्यक्ति? जो दाऊद इब्राहिम का खास आदमी है, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कथनानुसार नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ है, और दाऊद इब्राहिमी के एक ऐसा आदमी है जो महायुति के टिकट पे खुद भी लड़ रहा है और उसकी बेटी भी लड़ रही है। यह है दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बयान दिया है घुसपैठिया कहकर। पहले वो बयान सुनवाते हैं, उसके बाद जो है मेरा एक सवाल है वो मैं आपसे करना चाहती हूँ। तो चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानावाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है।
जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। तो ये सर पीएम मोदी हैं और जो है घुसपैठियों का मुद्दा उठाते कह रहे हैं कि आपकी रोटी भी खतरे में है, बेटी भी खतरे में, लेकिन अपने आप में ये बयान क्या उनकी सरकार की नाकामी को नहीं दिखाता है? क्योंकि घुसपैठ अगर वाकई में हो रही है और अगर घुसपैठिए भारत के नागरिक बन रहे हैं, उनकी वजह से रोटी भी छीनी जा रही है, बेटी भी छीनी जा रही है और पीएम मोदी ये भी कह रहे हैं कि पानी सिर से ऊपर चला गया है। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इस पानी के सिर से ऊपर जाने की जिम्मेदारी पीएम मोदी की नहीं है, उनकी सरकार की नहीं है? सीमाओं की सुरक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी है? रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है या फिर ये जिनका नाम मेरा इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है? किसी भी राज्य की पुलिस जो है वो तो सीमाओं की सुरक्षा नहीं करती है। अगर घुसपैठिए जो है वो बाहर से आ रहे हैं तो फिर इसके लिए तो मोदी सरकार जिम्मेदार है। और अगर अपने ही देश के नागरिकों को पीएम मोदी घुसपैठिया बता रहे हैं तो फिर ये धर्म की राजनीति है और क्या घटिया बयानबाजी है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, असल में अमित शाह जी में और मोदी जी के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। अमित शाह जो है मोदी जी को झटका देने के चक्कर में है और मोदी जी अमित शाह को झटका देने के चक्कर में है। तो एक प्रकार से मोदी जी ने अमित शाह को आईना दिखा दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल पक्की बात है। देखिए, दो नियम सबको पता है, आज हिंदुस्तान में जिनको नहीं पता है वो भी समझ लें। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं पूरे हिंदुस्तान के, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, जितने भी स्टेट बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान या चीन से या म्यांमार से या कहीं बांग्लादेश से मिलते हैं, वहां पे 20 किलोमीटर तक की रेंज में बीएसएफ तैनात रहती है, स्टेट पुलिस नहीं रहती है। और बीएसएफ जो है वो रिपोर्ट किसको करती है? सबको पता है, केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। इसका मतलब यह है कि सारी की सारी जिम्मेदारी डिफेंस मिनिस्टर की है और होम मिनिस्टर की है। स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन दैट। अच्छा, एक बात तो ये हुई, अगर घुसपैठ हो रही है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी स्टेट सरकार की कैसे हो गई? बीएसएफ की है तो होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री की कैसे नहीं हुई? नंबर एक। नंबर दो, अगर मान लीजिए कुछ लोग घुस गए और पिछले 10 साल के अंदर घुसे, मतलब आप तो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वरना अगर इतने सक्षम होते और ये लोग 2014 के पहले घुसे होते और आपकी सरकार सक्षम सरकार होती तो इनको आइडेंटिफाई करके आपने निकाल दिया होता। निकाला? नहीं निकाला। बल्कि मनमोहन सिंह के जमाने में जितने घुसपैठिए निकाले गए उनसे कम निकाले गए पिछले 10 साल में। इसका मतलब ये, अच्छा फिर अगर वो 2014 के पहले आए थे तो उनका चुनाव जो आईडी कार्ड है उसको आपने कैंसिल क्यों नहीं किया? अगर पिछले 10 साल के अंदर आए तो उनका आईडी कार्ड कैसे बन गया? इसका माने आप पूरी तरह, आपकी सरकार अक्षम है। अच्छा, आप अगर इनको घुसपैठिए कह रहे हैं जो आज 100 साल से 200 साल से हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, जिनके 4 पूछते केवल इसलिए कि दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं, तो माननीय मोदी जी ये बताइए, अगर मुस्लिम देशों और क्रिश्चियन देशों से हिंदुओं को वापस भेजा जाएगा घुसपैठिए कह के, अगर कल मान लीजिए, अब तो आज इलेक्शन हो रहा है वहां पे, कल सुबह हमको इलेक्शन का रिजल्ट पता चलेगा, ट्रंप जीते कि बाइडेन जीते, कमला हैरिस जीती, कल सुबह पता चल जाएगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप तो जानते ही हैं किस प्रकार का आदमी, मोदी जी कम तो है नहीं वो। अगर वो जीत गया, वो कह देगा बेटा बड़ी चीन से दोस्ती की मोदी जी तुमने और अमेरिका कनाडा से पंगा ले रहे हो, ये तुम्हारे 1 करोड़ या 70 लाख जो हिंदू यहां बैठे हुए हैं ना, इनको 24 घंटे का समय दे दिया है, घुसपैठिए इनको वापस ले जाओ। ये कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप कैन डू दैट। और कमला हैरिस जीती तो कमला हैरिस को हराने के लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, सारा का सारा, और जो हिंदू बड़े अपने को हिंदू बनते हैं, ठीक है, उसके पिता क्रिश्चियन थे, उसकी मां हिंदू थी, वो क्रिश्चियन पति से उसने शादी की, अमेरिका में उसका जन्म हुआ, ये सारी बात सही है, लेकिन बेटी उसकी मां तो हिंदू थी, नाम तो उसका कमला है। ये हिंदू धर्म के संरक्षण करने वाले अपने देश की बिटिया कमला का विरोध करके डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं और क्रिश्चियनिटी के वैसे बड़े खिलाफ हैं। तो देखिए, ये तो अमित शाह और
मोदी जी के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है उसका परिणाम है। वो अमित शाह को औकात दिखाना चाहते हैं कि बेटा तुमने जिस प्रकार से घुसपैठिए घुसाए हैं, वो जैसे मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी ना, माँ गई स्कूल में, कहा मेरा बच्चा दिल का बड़ा कमजोर है, इसको पीटिएगा नहीं, कोई गलती करे तो पड़ोसी को पीट दीजिएगा, ये समझ जाएगा। तो वो हेमंत सोरेन पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं अमित शाह पे। अमित शाह को कह रहे हैं बेटा उड़ो मत बहुत ज्यादा, हम दोनों गुजरात के हैं, तुम भी बनिया हो मैं भी बनिया हूं, इसलिए ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। प्रधान अच्छा, एक आज शरद पवार ने और दांव चल दिया है, आपने सुना होगा। शरद पवार ने कहा है कि मैं एक्टिव राजनीति मतलब चुनावी राजनीति से अपने को विड्रॉ कर रहा हूं, चुनावी राजनीति से। अब इसको भी मिस इंटरप्रेट करेंगे, इनका सोशल मीडिया उसको उड़ाएगा। वो कह रहे हैं मैं एनसीपी का अध्यक्ष बना रहूंगा, मैं गाइडेंस देता रहूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मतलब राज्यसभा में जा सकता हूं, चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब यह है वो कह रहे हैं अगली पीढ़ी को स्थान दो। इनडायरेक्टली वो मोदी जी को मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी 75 साल के हो रहे हो 6 महीने बाद, भैया मैं 84 साल का हो गया, मैं नई पीढ़ी को जगह दे रहा हूं, तुम कहे डटे बैठे हो यार। 75 साल के हो गए, तुम्हारा खुद का चार्टर कहता है 75 साल के बाद संन्यास लेना चाहिए, मोदी गद्दी छोड़ो। ये शरद पवार इनडायरेक्टली कह रहे हैं। सोशल मीडिया और बाकी आप टीवी डिबेट शाम को देख लीजिएगा, सारा गोदी मीडिया इसको डिस्कस करेगा। जनता के बीच में भ्रांति फैलाने के लिए कि शरद पवार ने अपने को विड्रॉ कर लिया है। शरद पवार ने चुनावी राजनीति से अपनी उम्र को देखते हुए एक शालीनता का परिचय दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा है कि जब तक इनको हरा नहीं दूंगा तब तक मरूंगा नहीं। बिल्कुल सही बात है सर, और बहुत सही कदम उठाया है। और मैं आपसे ये सवाल करने ही वाली थी कि क्या संदेश जो है वो मोदी जी को देने की कोशिश है, और आपने पहले ही बता दिया। तो इसके बाद सर एक और फैसले पर जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झटका दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानी कि आज यूपी की मदरसों को लेकर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें मदरसों को असंवैधानिक करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि हम मानते हैं कि मदरसा एक्ट पूरी तरह से संविधान के तहत है, इसीलिए इसकी मान्यता को खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट जिस भावना और नियम के तहत बनाया गया था उसमें कोई खामी नहीं है, इसीलिए इसे असंवैधानिक करार देना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पर योगी सरकार पूरी मतलब जी जान लगा के पीछे पड़ी हुई थी। मदरसों को बंद कराने की, इसको असंवैधानिक करार देने की हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है सर? देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी की केवल एक रणनीति है, कहीं भी एक ऐसा उर्दू का शब्द आ जाए जिससे आभास मिले कि मुसलमानों से संबंधित है, उसके पीछे बढ़ जाते हैं। चाहे वो नजूल हो, चाहे वो वक्फ हो, चाहे कोई हो, चाहे मदरसा हो। अब जनता को देखिए, 80% जनता को तो नहीं पता मदरसा होता क्या है और मदरसे में क्या होता है। भाई आप सोचिए, मदरसे में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे? अगर देखिए, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को दुष्ट बनाना चाहेगा। ये बात दूसरी है, आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता तो विदेश में बसे हुए हैं, विदेश की नागरिकता दिला रहे हैं अपने बच्चों को, वहां पीएचडी कर रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े पदों पे बैठा हुआ है, कोई वहां पे जॉइंट सेक्टर वेंचर चीन से और कोरिया से और पाकिस्तान से प्रोजेक्ट चला रहा है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो उसका बेटा या सब कुछ, खुद तो वो सब करते रहते हैं। और यहाँ पे कहीं भी कोई, अच्छा अब ये सिखों से जैसे इन्होंने पंगा ले रखा है, अभी इन्होंने मणिपुर में आग लगा दी है, अभी पंजाब में आग लगाने के चक्कर में। मैं भैया फिर पूरे देशवासियों से प्रणाम करके ये कहता हूं, महाराज ये हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, ये सब झगड़े वगड़े कुछ नहीं, हम 142 करोड़ लोग भाई बहन हैं। वरना ये कनाडा की आग लगाते लगाते, वहां पे ये आंदोलन करते करते पंजाब के अंदर आग लगा देंगे। और पंजाब जो आज शांत प्रदेश है और जो हिंदुस्तान को, हरियाणा और पंजाब न केवल कुश्ती में और तीरंदाजी में और सब चीजों में पदक दिलाते हैं, पहलवान दिलाते हैं, बल्कि पूरे देश को अनाज खिलाते हैं, उनमें भी आग लगा देंगे, ये हर जगह आग लगा देंगे। अब बताइए, मदरसा, वक्फ बोर्ड, अरे वक्फ बोर्ड, सीधी सी बात यह है कि जो मुसलमानों ने या हिंदुओं ने अपनी पुश्तैनी जायदाद में से एक हिस्सा दान दे दिया वक्फ को कि गरीबों के हितों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको भोजन कराने के लिए आप यूज कर सकते हैं,
उस कानून में परेशानी क्या है? मंदिर समितियों के पास भी लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस मामले में फिर मैं कंपैरिजन करूंगा, फिर मुझे लोग ट्रोल ना करें। जितना सोना, जितना धन आपको तिरुपति जी में मिलेगा, जैसे अयोध्या के राम जन्मभूमि में जितना करोड़ों का हेरफेर इन लोगों ने किया है, ऐसा सिखों ने नहीं किया है। भाई आप जाइए वहां स्वर्ण मंदिर जाइए, आप देखिए लाइन लगा के लोग खाना खाते हैं और अच्छा खाना खिलाते हैं, खीर भी खिलाते हैं, दाल भी खिलाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं, बड़े प्यार से खिलाते हैं, हलवा भी खिलाते हैं, कोई पैसा नहीं मांगता। अच्छा वहां ये नहीं इस दर्शन के 1000, उस दर्शन के 2000। आप किसी मंदिर चले जाइए, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं अपने धर्म को, गुस्सा हो जाएंगे ब्राह्मण लोग, कहीं पंडित ब्राह्मण नहीं पंडित मुझे पीटने ना आ जाए। अब आप चले जाइए किसी मंदिर में चले जाइए, 1500 रुपए दीजिए तो वहां खड़े होकर पूजा कीजिए। अरे वहां खड़े हुए पूजा करेंगे, भगवान क्या ज्यादा सुन लेंगे क्या? पुराने समय में ये कहा जाता था नंगे पैर जाइए। हमारी दादी और बाबा जो थे वो 15-15 किलोमीटर इलाहाबाद के अंदर पैदल जाते थे, कुंभ में नंगे पैर जाते थे, क्योंकि वो तपस्या का भाव था। आज के तारीख में ये 1500 दे। अच्छा मैं गया वहां उड़ीसा में, पुरी के अंदर मैंने वहां पे किया, तो अच्छा कुर्ता उर्ता पहने हुए था, टीका वीका लगाए हुए था। तो पंडित जी ने सोचा कोई बड़ा कोई अधिकारी आ गया है, कोई राजनेता आ गया है, तो उन्होंने सबको भीड़ से हटाया कि आइए आइए सर, आइए आइए, पूजा कराई मुझे स्पेशल। फिर उन्होंने कहा सर दक्षिणा दीजिए, मैंने 100 रुपए निकाल के दिए। कहने लगा ये 100 रुपए, ये आप क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा खैर मैंने कहा नहीं यार मेरी यही औकात है, मैं करके आगे बढ़ गया। और सुना उसके बाद जगन्नाथपुरी में पंडितों ने एक आदमी को पीट दिया, इसी तरह उससे पूजा कराई थी, और उसने जब नहीं दिया पैसा तो उसका सब मारपीट की गई उससे कि यार तुम कम से कम 10,000 रुपए दो। अच्छा ये काली मंदिर के अंदर होता है, वहां पे हम गए थे जब स्टूडेंट लाइफ में गए थे, तो वहां पंडितों ने हमारा सिर जो है मंदिर के सामने टिकवा दिया। कहने लगे माँ ने आदेश दिया है यहाँ 100 रुपए रखो। अरे हमने कहा यार पूरे महीने में 175 रुपए पिताजी भेजते हैं पढ़ने के लिए, सन 73 की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए कहां से दे दें? मतलब इस प्रकार की नौटंकी क्या करते हैं लोग। अब वहां पे पता चला त्रिभुजी के लड्डू, यार हम लोग जाते हैं श्रद्धा भाव से मंदिरों के अंदर, हमारी आस्था बसती है मंदिरों के अंदर, और वहां चर्बी के लड्डू खिला दिए, वहां पे पूरा पता चला कि हमारे हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर दिया। तो देखिए दूसरे धर्म की अच्छाइयों से सीखना चाहिए और अपने धर्म की बुराइयों को त्यागना चाहिए। भगवान और हमारे बीच में सीधा संबंध है, वहां किसी को अधिकार नहीं है दक्षिणा बीच में बैठ के ले। अरे भगवान तो खा नहीं रहे कुछ। अच्छा ये भी हमने सुना है कि वहां पे जो मंदिर का चढ़ावा अढ़ावा आता है वो भी बाहर जाके दोबारा बिक जाता है, फिर दोबारा अंदर जाता है, फिर बिक जाता है। अरे इस तरह के ढोंग नहीं होने चाहिए। लेट अस बी वेरी फ्रैंक, कोई मुझे क्रिटिसाइज करना चाहे क्रिटिसाइज करे, लेकिन असली मुद्दा यह है भगवान के सामने हाथ जोड़ के जाइए, फूल चढ़ाइए, प्रणाम कीजिए, शांति से बैठिए, अपना स्मरण कीजिए परमेश्वर का, और ये दान दक्षिणा के चक्कर से हिंदू धर्म को मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर अगला सवाल भी योगी सरकार को लेकर ही है, योगी जी को लेकर है खास तौर पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर जो पकड़ अमित शाह की थी, मुझे लगता है कि उसको सीधा चैलेंज बीजेपी के अंदर से ही मिल रहा है। और जो सबसे बड़े नेता उन लोगों के बाद हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे मिल रहा है। योगी सरकार ने क्योंकि एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधा सीधा अमित शाह को चुनौती देता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं, इनको लेकर इनकी लंबे वक्त से तैनाती जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। केंद्र की सरकार और योगी जी की सरकार दोनों के अपने अपने मत है। केंद्र की सरकार इस तैनाती को अपने हिसाब से करना चाहती है, जो कि अभी तक करती आई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अब चाहते हैं कि सरकार उनकी है तो डीजीपी भी वही तैनात करे। अब इस मसले पर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया है और योगी सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास कर दिया है। अब इस प्रस्ताव के तहत जो यूपी के डीजीपी होंगे उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग को नाम भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी सरकार खुद तय करेगी कि किसको बनाना है डीजीपी, और नए नियम के मुताबिक डीजीपी का कार्यकाल जो है वो 2 साल का हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि सीधे सीधे योगी जी दिल्ली को ही चैलेंज दे रहे हैं? नहीं, दिल्ली को चैलेंज नहीं दे रहे हैं, वो अमित शाह को चैलेंज दे रहे हैं और मोदी जी को चैलेंज दे रहे हैं। दिल्ली को कैसे चैलेंज देंगे? दिल्ली तो वो खुद जाना चाह रहे हैं। वो लखनऊ बहुत दिन हो गया उन्हें बैठे हुए, वो दिल्ली जाना चाह रहे हैं। देखिए मानी बात है कि शरद पवार ने जो इंडिकेशन दे दिया है मोदी जी को 6 महीने तक प्रधानमंत्री रहना है, अब ये लड़ाई और गंभीर होगी।
और इसमें जितने भी लोग हैं, क्योंकि इसीलिए देखिए हेमंत विश्व शर्मा ने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था, योगी आदित्यनाथ ने दिया था, गिरिराज सिंह ने दिया था, मोदी जी को लगा कि यार ये तो हमसे ज्यादा गंदे स्टेटमेंट देने वाले हिंदू बनते जा रहे हैं, ये एग्रेशन में आ रहे हैं, जनता को ज्यादा पसंद आ जाएंगे, तो उन्होंने बेटी रोटी का फिर एक और स्टेटमेंट दे मारा कि बेटा तुम जमीन तक जाओगे, मैं धरातल में घुस जाऊंगा, मैं पाताल में घुस जाऊंगा, मैं ऐसा स्टेटमेंट दूंगा। तो योगी जी दिल्ली को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, योगी जी मोदी जी को और अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि मोदी जी के बाद वो बन जाएं प्रधानमंत्री। अच्छा, उनके भी कंटेंडर्स बहुत ज्यादा हैं, उधर नितिन गडकरी और वो बैठे हुए हैं, तो अमित शाह अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं और योगी जी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं। तो ये चक्कर है, और मानी बात है कि ये अधिकार है, जब आप चुनाव आयुक्तों के चुनाव की कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं, योगी जी भी नियम बना सकते हैं, योगी जी भी डीजीपी अपना रखेंगे। भाई डीजीपी ही अगर योगी जी का नहीं होगा और अमित शाह जी का होगा, और अमित शाह और योगी जी में अदावत चलती है अगर, तो अमित शाह जी के आदेश पे बना हुआ डीजीपी योगी जी की बात क्यों सुनेगा? अगर योगी जी की बात नहीं सुनेगा तो जब चाहेंगे योगी जी को बदनाम कर देंगे, जब चाहेंगे वो डीजीपी को फायदा पहुंचा देंगे। तो ये बात तो देखिए, ये नियम तो योगी जी ने जो बनाया है, पहली बार मुझे लगा कि योगी जी ने अच्छा कदम उठाया है, और ऐसे कदम बाकी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनको भी उठाना चाहिए। लेकिन ज्यादा स्टेट में आज ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनका अपना सीट जीतने की भी कोई संभावना नहीं है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह ऐसे मुख्यमंत्री बिठाए हुए हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, केवल चिट से बने हुए मुख्यमंत्री हैं। इसलिए मोदी जी ने तो अपनी गुटियां फिट कर रखी हैं, अमित शाह ने फिट कर रखी हैं, तो योगी जी क्यों ना करें? भाई हिंदू हृदय सम्राट में जितना ज्यादा भड़काऊ भाषण योगी जी देते हैं उतना ही मोदी जी देते हैं, जितना मोदी जी देते हैं उतना ही योगी जी देते हैं, तो कोई कम तो है नहीं किसी से। ये तो बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और भी जो बयान है वो आए हुए हैं। जिस तरीके से चंद्रचूड़ साहब को लेकर लगातार बयानबाजी की गई, तो वो भी अब जवाब दे रहे हैं, इतने समय बाद दे रहे हैं। और वो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात को लेकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का मेरे घर आने में कुछ भी गलत नहीं था। ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक हलकों में परिपक्वता की भावना की जरूरत है। और साथ ही वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसले देना नहीं है। राजनीति में परिपक्वता होनी चाहिए। जजों पर संदेह करना और व्यवस्था को बदनाम करना बिल्कुल गलत है। नहीं चंद्रचूड़ साहब, चलिए बताइए, मैं न्यायविद नहीं हूं, मुझे कानून के बारे में बहुत नहीं पता है, लेकिन मुझे, मेरी छोटी बुद्धि है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं हूं, मुझे केवल ये बता दीजिए, केवल एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जो ये चुनावी बॉन्ड थे, भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक नीति को असंवैधानिक संविधान पीठ ने निर्णय किया, और आप भी उसके अंदर थे। अगर वो असंवैधानिक थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नीति बनाने के लिए क्या आपने किसी को दंडित किया? क्या आपने कोई आदेश दिया कि यह असंवैधानिक धन जो इकट्ठा किया गया है, आर्म ट्विस्टिंग करके किया गया है, और इसमें बड़े बड़े ठेके देने के बदले दिया गया है, दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए किया गया है? ये पैसा आपने आदेश क्यों नहीं दिया कि जिन लोगों ने दिया उनको वापस कर दिया जाए? और उनसे क्यों नहीं कहा कि अपने स्टेटमेंट आके रिकॉर्ड कराइए, क्या आपने ये पैसा किसी दबाव में दिया था? तो चंद्रचूड़ साहब, ये बात बिल्कुल सही है, हमको आप पे बहुत, हम किसी भी न्यायालय पे सम्मान करते हैं, हम तो मोदी जी का भी बहुत सम्मान करते हैं, हम तो अमित शाह जी का और योगी जी का भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमारे सम्मान के योग्य तो बनिए। आपने जो बात कही उसको न्यायप्रिय होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि भगवान का आपने स्मरण किया, अरे भैया, अगर मैं हिंदू हूं और मैं स्मरण करूंगा तो मेरे स्मरण में कौन आएगा आप बताइए? भगवान आएंगे। अगर मैं न्यायालय हूं और मैं न्यायाधीश हूं और मैं मुसलमान हूं तो मेरे दिमाग में कौन आएगा? अल्लाह आएंगे। अगर मैं सिख हूं तो गुरु नानक आएंगे, गुरु साहब लोग आएंगे, क्रिश्चियन है तो जीसस क्राइस्ट आएंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि इसका मतलब यह है कि जो न्यायाधीश बैठा हुआ है उसका धर्म डिसाइड करेगा कि वो गाइडेंस किससे लेगा, वो भगवान से लेगा कि जीसस से लेगा या गुरु साहब से लेगा या अल्लाह से लेगा। भाई ये तो न्याय का बिल्कुल एक प्रकार से गिरावट की पराकाष्ठा है। भाई यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से आपको चलना है भाई।
अगर भगवान ने आदेश दिया तो बताइए वो कहाँ मैसेज है, कोई व्हाट्सएप मैसेज है, कोई ईमेल में आपको मैसेज दिया है, कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भगवान ने आपके साथ किया है? हम कैसे मान ले कि भगवान ने आपसे कहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बयान दिए और उसके बाद जिस तरीके का बवाल देश भर में खड़ा हुआ और देश के प्रधानमंत्री इस तरह की हल्की राजनीति जो कर रहे हैं और देश की जनता को जिस तरीके से मूर्ख बना रहे हैं, अगर सच्चाई है तो फिर तथ्य रखने चाहिए, जो कि लोग मांग भी कर रहे हैं। तो फिर ऐसी राजनीति करते वक्त मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। आज इसी मुद्दे को लेकर हमने चर्चा की, कैसे लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।